हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। आज हम फिर से आ चुके हैं एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 करवाया था। एकदम अगर मैं बात करूं टू द पॉइंट अपन ने चीजें डिस्कस की थी। मेन पॉइंट अपन सारे डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अपन डिस्कस करते जा रहे हैं। आज अपन मूव करने वाले हैं क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 1 अपन ने वहाँ पे 75% चैप्टर एंड कर दिया था। आज थोड़ा बहुत चैप्टर बचा है जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। वापिस आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था, तो कुछ फॉर्मूले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि अपन ने पढ़ा था जी जो होता है वो होता है 1/r। प्रतिरोध का विक्रम क्या कहलाता है बेटा? चालकत्व, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जी। आर अपना प्रतिरोध है, जी अपना चालकत्व है। फिर अपन ने पढ़ा था कप्पा, जिसको क्या बोलते हैं? चालकता। वो किसकी व्युत्क्रम? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है बेटा? चालकता। फिर अपन ने दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे। लैम्डा एम का फॉर्मूला था कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम, और एक फॉर्मूला अपन ने देखा था लैम्डा ई क्यू का। ठीक है, ये मोलर चालकता, ये तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला था कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एन। यहाँ पे कैपिटल एन नॉर्मलता है, यहाँ पे कैपिटल एम मोलरता है। ये वाली चीज अपन ने डिस्कस की थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको, मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू में क्या संबंध होता है। अपन वो संबंध भी डेराइव करने वाले हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं संबंध। लैम्डा, ध्यान देना बच्चों इधर देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूं लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला। लैम्डा ई क्यू होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, अब अपन ने विलियन चैप्टर में पढ़ रखा है नॉर्मलता किसके बराबर होती है बेटा? मोलरता इंटू एन फैक्टर। नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता गुणा एन फैक्टर। तो मैंने नॉर्मलता की जगह यहाँ पे क्या रख दिया? कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलता की जगह मैंने रखा मोलरता इंटू एन फैक्टर। अब मैं आपको ऊपर फॉर्मूला बता रहा हूँ लैम्डा एम का। ठीक है, लैम्डा एम मतलब मोलर चालकता का। मोलर चालकता का बेटा फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। अब देखो इस फॉर्मूले की जगह क्या मैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम की जगह लैम्डा एम रख सकता हूँ? तो मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर रख सकते हो। तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ बेटा? मैं इसकी जगह पुट कर सकता हूँ लैम्डा एम। तो मैंने रखा लैम्डा एम, और नीचे अपन में क्या आ रहा है? एन फैक्टर आ रहा है। देखो कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम ये किसके बराबर होता है? लैम्डा एम के बराबर होता है। तो मैंने लिख दिया लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर। तो लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला आया बेटा, लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला आया लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर। कि इसका मतलब क्या हुआ? मोलर चालकता में एन फैक्टर का भाग लगाकर मेरे को क्या मिल सकती है? तुल्यांकी चालकता। तो जब मोलर चालकता में एन फैक्टर का भाग लगाया जाता है तो हमको तुल्यांकी चालकता मिल जाती है। ये सिंपल सा रिलेशन अपने को पता होना चाहिए, लैम्डा ई क्यू बराबर लैम्डा एम अपॉन एन फैक्टर। लास्ट क्लास में अपने ये रिलेशन भी डिस्कस किया था। कप्पा जो होता है बेटा, कप्पा होता है जी स्टार इंटू 1/r। कप्पा किसके बराबर होता है? देखो कप्पा का एक फॉर्मूला था, दिमाग में रखना, जी इंटू जी स्टार। और जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? जी की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/r। जी की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा? 1/r। ठीक है, इंटू जी स्टार। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। और जी स्टार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? जी स्टार अगर निकालना है अपने को तो आर को कप्पा से गुणा कर दूँ, तो आर गुणा कप्पा, है ना? रणवीर कपूर नहीं, आर गुणा कप्पा। कुछ लोग इसको रणवीर कपूर करके याद रखते हैं, तो आपके ऊपर है आपको कैसे याद रखना है। तो जी स्टार का फॉर्मूला आ गया कप्पा इंटू आर। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। एक और बात, जी स्टार अपन कैसे निकालते हैं? तो एल अपॉन ए, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। देखो एल क्या होता है? स्मॉल एल, दो इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी, और ये होता है बेटा अपना क्षेत्रफल। जो भी अपना इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है, डूबे हुए इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, और एल होता है दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की लंबाई। ये सारी बातें अपने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, आपको पता हो तो। आज अपन देखने जा रहे हैं सांद्रता के साथ चालकता व मोलर चालकता में परिवर्तन तथा कोलराउश का नियम। यहाँ पे कोलराउश का नियम आने वाला है बेटा, और सांद्रता के साथ चालकता व मोलर चालकता में परिवर्तन। कप्पा में क्या परिवर्तन होता है? लैम्डा एम में क्या परिवर्तन होता है? लैम्डा ई क्यू में क्या परिवर्तन होता है? तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा रिलेशन बता ही देता हूँ, टू द पॉइंट बात करते हैं अपन। तनुता बढ़ाओ या सांद्रता कम करो, बात एक ही है ना। तनुता बढ़ाओ अथवा सांद्रता कम करो बेटा, बात क्या है? एक ही है। तनुता बढ़ाओ अथवा सांद्रता कम करो बेटा, बात क्या है? एक ही है। कैसे एक है? देखो आपको मैंने पहले भी बता रखा है, तनुता और सांद्रता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तनुता और सांद्रता बेटा क्या होती है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तनुता बढ़ाने का मतलब सांद्रता क्या होता है? कम करना होता है। तो भी बोले मैं तनुता बढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा अच्छी बात है, तू तनुता बढ़ा रहा है मतलब सांद्रता क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो तनुता और सांद्रता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो एक ग्लास अपने पास शिकंजी थी, है ना। एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा।
एक गिलास शिकंजी थी, है ना। अब मैं आपके घर आ गया, मैंने कहा मेरे को भी शिकंजी पिलाओ, और आपने कहा सर आए तो कुछ तो पिलाया, तो आपने क्या करा, उस शिकंजी में एक गिलास शिकंजी में एक गिलास पानी मिला दिया, तो आपने वाटर ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, एक तरीके से विलयन को तनु कर दिया। तो कौन सी प्रोसेस की आपने, तनुता। आपने क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया। तो तनुता बढ़ाने पर सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कहने का मतलब, अब बताओ जो शक्कर, नींबू, उन सबका टेस्ट आने वाला है काले नमक का, वो क्या आने वाला, कम आने वाला, क्योंकि उनकी सांद्रता क्या हो गई बेटा, कम हो गई। तो सांद्रता और तनुता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कोई बोले तनुता बढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा इसका मतलब तू सांद्रता क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब तनुता बढ़ाने पर बेटा देखो सुनना, क्या क्या बढ़ता है, जी चालकत्व बढ़ता है, लैम्डा एम बढ़ता है, लैम्डा EQ बढ़ता है। देखो सुनना ध्यान से, तनुता बढ़ाने पर जी बढ़ता है, चालकत्व बढ़ता है, लैम्डा एम मोलर चालकता बढ़ती है, लैम्डा EQ तो लियन की चालकता भी बढ़ती है, पर कप्पा का मान क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सवाल भी आ रखा है आपके बोर्ड एग्जाम में, तनुता बढ़ाने पर अथवा सांद्रता कम करने पर कप्पा पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो कप्पा कम हो जाती है। कोई बोले क्यों कम हो जाती है, तो अपन कहेंगे एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। कि सर कहना क्या चाहते हो, मैं कहना ये चाहता हूं बेटा, ऐसे समझ लो 1 सेंटीमीटर में पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन में पहले 50 आयन थे। अब अपन ने जब तनुता बढ़ाई ना, मतलब पानी मिला दिया, तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 50 आयन की जगह बेटा 20 आयन हो गए। समझ लो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 50 से कम आयन हो गए। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयनों की संख्या कम हो जाने के कारण, 1 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन में आयनों की संख्या कम हो जाने के कारण यहाँ पे कप्पा का मान बेटा कम हो जाता है, चालकता का मान कम हो जाता है। तो तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान कम होता है, क्योंकि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या बेटा कम हो जाती है। तो देखो डिस्कस करते हैं अपन, सांद्रता के साथ चालकता व मोलर चालकता में परिवर्तन तथा कोलराउश का नियम, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन एंड कोलराउश लॉ। तो तनुता बढ़ाने पर देखो सुन लो, तनुता जिसको अपन बोलते हैं डाइल्यूशन, तनुता बढ़ाने पर, इसका मतलब सांद्रता घटाने पर, यही तो बात मैंने बोली, तनुता बढ़ाना बोलो सांद्रता घटाना बोलो, बात एक ही है। तो तनुता बढ़ाने पर अथवा सांद्रता घटाने पर चालकता कप्पा तथा मोलर चालकता दोनों अलग अलग व्यवहार दर्शाती है, दोनों अलग अलग व्यवहार दर्शाती है। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करें बेटा चालकता को, कप्पा को। अब आपको पता, अपने पास 2 प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं, एक होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, और जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से नहीं टूटते दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य को डिस्कस करते हैं। तो चालकता कप्पा, तो तनुता के साथ घटती है, कौन बेटा, चालकता। और कप्पा पढ़ाई था अपन ने कि जो कप्पा होती है, जो चालकता होती है, वो तनुता के साथ घटती है। 4 चीजों में से 3 बढ़ते हैं, जी बढ़ता है, लैम्डा एम बढ़ता है, लैम्डा EQ बढ़ता है और कप्पा का मान कम होता है। तो तनुता के साथ चालकता घटती है, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में या प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। वही बात है, पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में मान लो 50 आयन थे, अब तनुता बढ़ाने पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 50 से कम आयन हो गए, मान लो 25 हो गए, तो मैं कहूंगा अब जो मेरी कप्पा आएगी, जो चालकता आएगी, उसका मान कम आएगा। इधर आते हैं, तनुता के साथ दुर्बल विद्युत अपघट्य में की अंदर भी घटती है। देखो तनुता के साथ घटती है, इधर भी तनुता के साथ चालकता मान घटता है, चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो। अब मेरा एक सवाल है जो मैं आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगा आपसे, अगर आपको आता है तो कमेंट करके मेरे को बताओ। तनुता बढ़ाने पर, सुनना बच्चों ध्यान से, तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान घटता तो दोनों जगह है, प्रबल विद्युत अपघट्य में भी घटता है और दुर्बल विद्युत अपघट्य में भी घटता है, पर मैं बोलूंगा ज्यादा कहाँ पे घटता है, आपको साथ में कारण भी बताना है। तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान प्रबल और दुर्बल दोनों विद्युत अपघट्यों में घटता है, पर तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान कहाँ पर ज्यादा घटता है, कहाँ पर तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान ज्यादा कम होता है, और रीजन भी देना है क्यों। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं मोलर चालकता। तो तनुता के साथ थोड़ी बढ़ती है, मोलर चालकता तनुता के साथ थोड़ी बढ़ती है, ग्राफ लगभग रेखिक होता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य का ग्राफ कैसा होता है बेटा, रेखिक होता है। आपको एक आइडिया दे देता हूँ, देख लो, सुन लो बेटा। जो प्रबल विद्युत अपघट्य होगा उसका ग्राफ थोड़ा रेखिक आएगा। और दुर्बल की बात करते हैं, तनुता के साथ तेजी से बढ़ती है, जैसे जैसे अपन तनुता बढ़ाते हैं तेजी से बढ़ती है। तो यहाँ पे देखो मोलर चालकता और सांद्रता में अपन ने ग्राफ बनाया, मोलर चालकता और सांद्रता में ग्राफ बनाया। तो तनुता, देखो सिंपल बात है, तनुता बढ़ाने का मतलब सांद्रता क्या करना बेटा, कम करना। सांद्रता को क्या करना बेटा, कम करना। तो जब अपन तनुता बढ़ा रहे हैं मतलब सांद्रता को कम कर रहे हैं। तो देखो प्रबल विद्युत अपघट्य में तनुता के साथ थोड़ी बढ़ती है, ग्राफ लगभग रेखिक होता है। तनुता के साथ थोड़ी बढ़ती है, ग्राफ लगभग रेखिक होता है। पर
पर दुर्बल विद्युत अपघट्य, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ले लिया CH3COOH और यहाँ पे ले लिया मैंने KCl, ठीक है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो CH3COOH तनुता के साथ बेटा, तनुता बढ़ाने पर या सांद्रता कम करने पर, ठीक है, तेजी से बढ़ती है, विशेषकर बहुत तनु विलयनों में, और ग्राफ रेखिक नहीं होता है। ग्राफ रेखिक है क्या? नहीं, ये वाला ग्राफ रेखिक है, तो ये वाला ग्राफ रेखिक नहीं होता, ये वाला ग्राफ रेखिक होता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य का ग्राफ रेखिक आता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य का ग्राफ रेखिक नहीं आता। तो तनुता के साथ मोलर चालकता थोड़ी बढ़ती है, ग्राफ लगभग रेखिक लीनियर होता है, पर तनुता के साथ तेजी से बढ़ती है, विशेषकर तनु विलयनों में ग्राफ रेखिक नहीं होता है। अब एक बात बताओ कि अगर मैं बात करूं अपन कौन सी मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो देखो ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊं आगे इधर, तो क्या मैं लैम्डा एम का मान ज्ञात कर सकता हूं कि हाँ सर प्रबल विद्युत अपघट्य में हम ग्राफ को थोड़ा और आगे बढ़ाकर मान ज्ञात कर सकते हैं, पर क्या दुर्बल विद्युत अपघट्य में अपन मान ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो आंसर जाएगा सर नहीं कर सकते। उससे से रिलेटेड अपना अगला पॉइंट है बेटा, सुनना ध्यान से, अनंत तनुता पर लैम्डा एम। अब अनंत तनुता क्या होती है? जब सांद्रता बेटा जीरो की तरफ अग्रसर होती है। क्या बोला मैंने? जब सांद्रता जीरो की तरफ अग्रसर होती है, जीरो हो नहीं जाती, जीरो की तरफ अग्रसर हो रही है, और तनुता अपने अनंत तनुता की बात करें, अनंत तनुता का मतलब है सांद्रता जीरो की तरफ अग्रसर हो रही है। तो अनंत तनुता पर लैम्डा एम, जिसको अपन बोल देते हैं लैम्डा एम नॉट, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, देखो सुनना बच्चों ध्यान से, अनंत तनुता की मोलर चालकता को अपन लैम्डा एम नॉट से व्यक्त करते हैं। इसको लैम्डा एम नॉट बोलो आप, चाहे लैम्डा एम इनफाइनाइट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। लैम्डा एम नॉट बोलो या लैम्डा एम इनफाइनाइट बोलो, बात क्या है बेटा? एक ही है। कुछ लोग एनसीईआरटी में नॉट लिखा है, कुछ लोग इसको इनफाइनाइट लिखते हैं, बात एक ही है। इसको अपन बोलते हैं अनंत तनुता की मोलर चालकता, इसको भी अपन बोलते हैं अनंत तनुता की मोलर चालकता। और अगर लैम्डा एम लिखा रहता तो इसको अपन बोलते हैं मोलर चालकता। लैम्डा एम को बोलते हैं मोलर चालकता, लैम्डा एम नॉट को बोलते हैं अनंत तनुता की मोलर चालकता। तो अनंत तनुता पर अगर अपने को मोलर चालकता बतानी है तो ग्राफ को बढ़ाकर एक्स्ट्रापोलेशन से अपन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अभी देखा ना अपन ने, ये प्रबल विद्युत अपघट्य ग्राफ था, इसको अपन थोड़ा ऐसे और अग्रसर करें तो एक्स्ट्रापोलेशन से अपन इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य पे आते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन से सीधे प्राप्त नहीं होता है। देखो दुर्बल विद्युत अपघट्य का ग्राफ ऐसे था, अब आप इसको आप कैसे बढ़ाओगे बताओ? इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो नहीं ज्ञात कर सकते। इसको किससे ज्ञात करते हैं बेटा? कोलराउस के नियम से ज्ञात किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पे मोलर चालकता हम कोलराउस के नियम से निकाल सकते हैं। और अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कोलराउस का नियम। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और अपन डिस्कस करते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डीबाई-हक्केल-ऑनसागर समीकरण, डीबाई-हक्केल-ऑनसागर इक्वेशन लागू होती है। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डीबाई-हक्केल-ऑनसागर इक्वेशन प्राप्त होती है, जो कि समीकरण है लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम नॉट, मतलब लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी, ठीक है। अब लैम्डा एम की बात करते हैं तो देखो इन सब के आपको मतलब पता होनी चाहिए। बेटा लैम्डा एम क्या होता है? तो लैम्डा एम होती है मोलर चालकता। सुनना बेटा ध्यान से, लैम्डा एम क्या होती है बेटा? मोलर चालकता। लैम्डा एम नॉट होती है अनंत तनुता पे मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और ये जो अपना बी है ये होता है बेटा डीबाई नियतांक, है ना, डीबाई नियतांक, डीबाई नियतांक। अरे इस समीकरण का नाम क्या है बेटा? डीबाई-हक्केल-ऑनसागर इक्वेशन। तो ये बेटा डीबाई कांस्टेंट होता है। क्या होता है? डीबाई कांस्टेंट। और अपना ये जो रूट सी है ये होता है बेटा, सी क्या है अपनी यहाँ पे? सांद्रता। और सांद्रता का अपन क्या कर रहे हैं? रूट कर रहे हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी। तो ये अपने क्या है बेटा? डीबाई-हक्केल-ऑनसागर इक्वेशन है। इससे अपन क्या कर सकते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डीबाई-हक्केल-ऑनसागर समीकरण लागू होती है। आगे कोलराउस का नियम अपन डिस्कस करें। कोलराउस का आयनों के स्वतंत्र संचरण का नियम, या अपन इसको बोल देते हैं कोलराउस के आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम। कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब बेटा सुनना, देखो कोलराउस के नियम की बात करते हैं। अनंत तनुता पर, पहली बात तो कब? अनंत तनुता पर, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर प्रत्येक आयन मोलर चालकता में, प्रत्येक आयन जितने भी आयन हैं उनका मोलर चालकता में अपना निश्चित तथा स्वतंत्र योगदान होता है। प्रत्येक आयन का मोलर चालकता में अपना निश्चित एवं स्वतंत्र क्या होता है बेटा? योगदान होता है, चाहे वह किसी भी विद्युत अपघट्य में उपस्थित हो, चाहे वह किसी भी विद्युत अपघट्य में उपस्थित हो। अगर मैं आपको बोलूं लैम्डा एम नॉट CH3COOH,
ठीक है। इसमें किसका योगदान है, तो अपन कहेंगे लैम्डा एम नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट H प्लस, इसका क्या है बेटा, स्वतंत्र योगदान है, ठीक है। लैम्डा एम CH3COH में लैम्डा एम नॉट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट H प्लस, इनका दोनों का योगदान है। तो अपने को किसी भी इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य, किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालनी हो, देखो बेटा लैम्डा एम नॉट, वैसे इसको इस तरह से लिखते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है, निकालनी हो तो अपने को क्या करना है, V प्लस लैम्डा नॉट प्लस प्लस V माइनस लैम्डा नॉट माइनस। अब आप कहोगे सर ये V प्लस V माइनस क्या है, तो मैं बोलूंगा V प्लस और V माइनस सूत्र इकाई में धनायन तथा ऋणायन की संख्या, V प्लस धनायन की संख्या, V माइनस ऋणायन की संख्या, लैम्डा नॉट प्लस क्या होगा बेटा, अनंत तनुता पर धनायन की चालकता, और लैम्डा नॉट माइनस अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता, सिंपल बात। तो यहाँ V प्लस तथा V माइनस सूत्र इकाई मतलब फॉर्मूला यूनिट में धनायन तथा ऋणायन की संख्या है, तथा लैम्डा नॉट प्लस और लैम्डा नॉट माइनस उनकी सीमांत, जिसको अपन बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर आयनिक चालकता है। तो देखो अनंत तनुता पर जो चालकता होती है उसको अपन और क्या बोल देते हैं बेटा, सीमांत चालकता भी बोलते हैं। तो कभी सीमांत नाम आ जाए तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीमांत अथवा अनंत तनुता पर मोलर आयनिक चालकता है, क्योंकि देखो बेटा ये आयंस दे रखे अपने को धनायन और ऋणायन, तो ये उनकी मोलर आयनिक चालकताएं हैं। आगे कोलराउश के नियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालना जो सीधे ग्राफ से प्राप्त नहीं होता है। अभी अपन ने देखा, अपन एक्स्ट्रापोलेशन करके सीधे ग्राफ से अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता नहीं ज्ञात कर सकते, इसीलिए किसका नियम आया बेटा, कोलराउश का नियम आया। तो कोलराउश के नियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग दुर्बल विद्युत अपघट्यों का लैम्डा एम नॉट निकालना है। लैम्डा एम नॉट का मतलब अनंत तनुता की मोलर चालकता निकालना है जो सीधे ग्राफ से प्राप्त, जो बेटा सीधे ग्राफ से प्राप्त नहीं होता है। डन है बेटा बात। अब देखो सुनना एक बात फिर से, एक छोटा सा एक और एग्जांपल है अपने सामने। अगर मैं डिस्कस करूं, देखो लैम्डा एम नॉट CH3COOH, अपने को क्या निकालनी थी, ये अपना CH3COH है, इसको अपन बोलते हैं एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल, ठीक है। दो कार्बन है बेटा इसमें, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एथेनोइक अम्ल, और इसको अपन प्यार से बुलाते हैं, कॉमन नेम है इसका एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पे मोलर चालकता कैसे ज्ञात करेंगे, एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या करना है बेटा, देखो सुनो, अपने को यहाँ पे 3 लवण दे रखे थे, ठीक है। एक अपने को HCl दे रखा है, एक अपने को NaCl दे रखा है, और एक अपने को CH3CONA दे रखा है। वैसे HCl आप जानते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaCl अपना सोडियम क्लोराइड है, और CH3CONA ये अपना सोडियम एसिटेट है, ये अपना सोडियम एसिटेट, ये अपना HCl, ये अपना NaCl। अब देखो एक बात समझना, इस CH3COOH में देखो एक तो है CH3COO और एक है बेटा H, सुनना बेटा ध्यान से, एक है CH3COO और एक है अपना H। अब बताओ मेरे को CH3COO किससे मिलेगा, ये सर CH3CO यहाँ से मिलेगा। मैंने कहा अच्छा Na काम का है क्या, कि नहीं है, तो उसको बाद में देखेंगे, जो काम का नहीं है उसको बाद में देखते हैं, पहले उसको देखते हैं जो काम का है। समझ रहे हो मेरी बात, पहले बेटा उस पर फोकस करो जो काम का है। तो मेरे को CH3COO किससे मिलेगा, इस CH3CONA से मिलेगा। H किससे मिलेगा, HCl से मिलेगा। तो देखो मैंने इन दोनों के आगे प्लस साइन लगा दिया, ठीक है, दोनों प्लस में होंगे। अब मेरे Na और Cl किसी काम का है क्या, तो आप कहोगे सर यहाँ पे NaCl किसी काम का नहीं है, तो मैंने कहा इस NaCl को निकाल फेंको, कि हाँ, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम नॉट NaCl कर दिया। तो देखो होगा क्या, माइनस के Na से ये प्लस का Na कैंसिल, और ये माइनस के Cl से प्लस का Cl कैंसिल। एट द एंड अपने पास कौन बचा, एक बचा CH3CO और एक बचा H, और वही तो अपने को चाहिए था। तो अपने पास देखो बेटा, सुनो फिर से, सुनना बेटा फिर से, लैम्डा एम नॉट, बेटा ध्यान से सुनो, लैम्डा एम नॉट CH3COOH जब मेरे को चाहिए था, तो मेरे को ये CH3CO किससे मिला, CH3CONA से मिला, और लैम्डा एम नॉट देखो इस CH3CONA से तो CH3CO मिल गया, और HCl से मेरे को H मिल गया, और मेरे को Na और Cl नहीं चाहिए था, तो लैम्डा एम नॉट NaCl मैंने निकाल दिया, ठीक है। लैम्डा एम नॉट NaCl से Na से Na और Cl से Cl, तो एट द एंड क्या बचा अपने पास, लैम्डा एम नॉट CH3COH। इसको कैसे पढ़ते हैं, अनंत तनुता पर CH3COOH की मोलर चालकता बराबर होती है अनंत तनुता पर CH3CONA की मोलर चालकता प्लस अनंत तनुता पर HCl की मोलर चालकता माइनस कर दो अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता से, खत्म बात। आगे इसके अतिरिक्त कोलराउश के नियम से, इसके अतिरिक्त
कोलराउश के नियम से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की वियोजन मात्रा, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा, जिसको अपन बोलते हैं अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। याद है आपको कभी? मैंने आपको बताया हो पहले कभी, डीओडी, डीओडी होता है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको अपन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तथा वियोजन स्थिरांक, जिसको हम बोलते हैं के, वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और के क्या होता है अपना? अम्ल का वियोजन स्थिरांक। के भी क्या होता है? क्षार का वियोजन स्थिरांक। तो वियोजन स्थिरांक के भी ज्ञात किया जा सकता है। तो अल्फा का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। देखो अल्फा का फॉर्मूला बेटा लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। इसका मतलब समझते हो आप लोग? यहाँ पे देखो नॉट लिखा हो या इनफाइनाइट लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे सी सांद्रता की मोलर चालकता। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो सी सांद्रता की मोलर चालकता में आप भाग लगा दो अनंत तनता की मोलर चालकता का, तो अपने को क्या मिल जाएगा बेटा? अल्फा मिल जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी। डीओडी बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ठीक है। तो अल्फा बराबर लैम्डा एम सी अपन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम सी सांद्रता की मोलर चालकता, लैम्डा एम नॉट अनंत तनता की मोलर चालकता। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया कोलराउश का नियम और उसके अनुप्रयोग। आपके बोर्ड एग्जाम का एक सवाल बता दूं आपको, दो सुनना बेटा ध्यान से। आंखों से सिर्फ मुझे और बोर्ड को देखना है और कानों से सिर्फ अभी सुनना है आपको मेरे को, ठीक है। इधर उधर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, कोई भी अभी बुला रहा हो, क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठे हो तो आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। आपका फोकस बहुत ज़्यादा एक जगह स्थिर होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो अपने मन को समझाओ। मन जहाँ जहाँ आपको लेके जाता है मेरे को पता है, बैठे पढ़ने ऊपर आपका मन थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर भटक जाता है। कभी किसी के ख्याल आने लगते हैं, कभी कोई सी बात दिमाग में आ जाती है, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसने सही नहीं किया, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया। तो बेटा ये मन ऐसा ही है, इसका काम है इधर उधर भटकना। पर अपने को क्या करना है? इस मन को वापस धीरे 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 अपने पास लेकर आना है। अपने को कहना है कि नहीं, अभी अपने को क्या करना है? सिर्फ पढ़ना है। अभी जो वीडियो चल रहा है पूरा वीडियो कंप्लीट करना है, एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो चलते हैं बेटा आगे, सुनो ध्यान से। वैद्युत अपघटनी सेल तथा वैद्युत अपघटन, ठीक है। वैद्युत अपघटनी सेल तथा वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस और वैद्युत अपघटनी सेल अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। सुनते जाना बेटा, क्या होता है ये वैद्युत अपघटनी सेल? तो वैद्युत अपघटनी सेल, सुनना बेटा ध्यान से, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वह युक्ति है जिसमें बाहरी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके अस्वतः परिवर्तित, जिसको अपन बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संपन्न कराया जाता है। तो वैद्युत अपघटनी सेल बेटा स्वतः नहीं होता, इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो अस्वतः होती है, अपने को करवानी पड़ती है। इसको अपन बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, आपको बताओ तो डेल्टा जी बराबर होता है बेटा -NFE, ठीक है। अब अपन जानते हैं, अब देखो ये अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स है ना, तो यहाँ पे E का मान किस में आएगा पता है आपको? ई का मान आएगा नेगेटिव में। अब ई नेगेटिव में आएगा तो मेरे को बताओ, ये नेगेटिव है और पहले से नेगेटिव है फॉर्मूले में, तो डेल्टा जी का मान किस में आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव में आ जाएगा। और डेल्टा जी का मान पॉजिटिव में आने का मतलब है, सुनना बेटा, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव में आने का मतलब है कि ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी कैसी होगी बेटा? अस्वतः होगी। तो वैद्युत अपघटनी सेल वह युक्ति है जिसमें बाहरी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके अस्वतः परिवर्तित नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स अभिक्रिया को संपन्न कराया जाता है। इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोल देते हैं? वैद्युत अपघटन कहते हैं। इस प्रक्रिया को अपन वैद्युत अपघटन कहते हैं। किस में होती है? वैद्युत अपघटनी सेल में होती है। इसमें क्या करते हैं? वैद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं अपन, वैद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं किसके लिए? अभिक्रिया को करवाने में। तो अभिक्रिया अपन वैद्युत ऊर्जा का उपयोग ले रहे हैं, मतलब अभिक्रिया अपने आप नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रही है, मतलब कि ये अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। आगे देखो बेटा, अब फिर से बात करते हैं, अपने पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, कैथोड पे देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, कैथोड पर जब भी होगा अपचयन होगा, एनोड पे जब भी होगा ऑक्सीकरण होगा। तो एनोड पे होता है बेटा ऑक्सीकरण, कैथोड पे होता है अपचयन। दुनिया इधर से उधर हो जाए पर कैथोड एनोड पे दूसरी अभिक्रिया नहीं होगी। एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पे हमेशा अपचयन होगा। तो कैथोड यहाँ बेटा अपचयन रिडक्शन होता है। वैद्युत अपघटनी सेल में कैथोड कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। देखो वैद्युत अपघटनी सेल में कैथोड ऋणात्मक होता है और गैल्वेनी सेल में आपको पता है कैथोड धनात्मक होता है। इंपॉर्टेंट बात है, वैद्युत अपघटनी सेल में कैथोड ऋणात्मक होता है, जबकि इसके विपरीत गैल्वेनी सेल में क्या होता है बेटा? गैल्वेनी सेल में कैथोड धनात्मक होता है। आगे एनोड, एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और एनोड कैसा इलेक्ट्रोड है? धनात्मक इलेक्ट्रोड है। और गैल्वेनी सेल में, ठीक है, गैल्वेनी सेल में कैथोड, ये एनोड कैसा होता है बेटा? यहाँ पे धनात्मक है, तो गैल्वेनी सेल में कैसा होगा? ऋणात्मक। और कैथोड यहाँ पे कैसा है बेटा?
ऋणात्मक है तो गैल्वेनी सेल में कैसा होगा, धनात्मक। डन है इतनी बात। आगे अपन डिस्कस करते हैं गलित मोल्टन NaCl। अब ये गलित मोल्टन NaCl क्या होता है, तो देखो NaCl को मैंने तापमान बाहरी कारक देके इसको पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, ठीक है, गला दिया इसको। तो गलित मोल्टन NaCl का वैद्युत अपघटन जब अपन करवाते हैं तो कैथोड पर सोडियम प्लस अपचयित होकर सोडियम धातु बनाता है और एनोड Cl माइनस ऑक्सीकृत होकर Cl2 गैस बनाता है। चलो आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, सारे बच्चे इधर फोकस करेंगे। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे ले ली ये एक बड़ा डंडा, छोटा डंडा। बड़ा डंडा होता है अपना पॉजिटिव, छोटा डंडा होता है नेगेटिव। डन है बात इतनी। अब अपन ने क्या करा, एक यहाँ पे कंटेनर ले लिया, इसके अंदर क्या है बेटा पता है, इस कंटेनर में कौन है, इसमें है बेटा गलित NaCl। कौन है बेटा, गलित NaCl, जिसको अपन बोलते हैं मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl के अंदर क्या होता है, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, Na प्लस और Cl माइनस। मैंने पूछा Cl माइनस को कि Cl माइनस बता कहाँ जाएगा तू, इसने कहा सर मेरे ऊपर नेगेटिव है, मेरे को पॉजिटिव पसंद है। आप सब लोग जानते हो विपरीत चीजें इस दुनिया में एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। ठीक है, विपरीत चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो Cl माइनस कहाँ जाएगा, Cl माइनस जाएगा प्लस पे। और यहाँ पे प्लस कौन होता है बेटा बताओ, प्लस होता है यहाँ पे N, प्लस होता है यहाँ पे एनोड। प्लस कौन होता है बेटा, एनोड। और माइनस कौन होता है, कैथोड। माइनस होता है बेटा कैथोड और प्लस होता है एनोड, है ना, प्लस एनोड माइनस कैथोड। तो ये Cl माइनस देखो प्लस पे गया। और एनोड पे क्या होता है बेटा, तो आप कहोगे सर एनोड पे तो हमको पता है ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पे क्या होता है, फिर से मेरे बच्चे बोलेंगे सर कैथोड पे अपचयन होता है। मैं बोलूंगा वेरी गुड। अब सुनो, एनोड पे Cl माइनस गया, Cl माइनस कहाँ गया बेटा, एनोड पे, और एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो Cl माइनस का ऑक्सीकरण होकर कौन सी गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीकरण की परिभाषा में आपने पढ़ा था, ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो ऑक्सीकरण की 4 लाइन बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, बचपन की बातें हैं। अभी आपको याद रखना है ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि और इलेक्ट्रॉन का निकलना। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखो आपको ऑक्सीकरण अंक भी बता देता हूँ। Cl पे कौन सा चार्ज है, -1, तो Cl पे -1 चार्ज है। इधर Cl2 पे कौन सा चार्ज है, 0 चार्ज है। तो -1 से 0 में जा रहा है, -1 से कहा जा रहा है 0 में, मतलब ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण अंक में अगर वृद्धि हो रही है, बात सुनना ध्यान से, यदि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है तो क्या है, ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का। तो -1 से 0 में जा रहा है, मतलब इस ऑक्सीकरण हो रहा है। Cl माइनस के ऑक्सीकरण से Cl2 बनती है, और कहाँ बनती है, एनोड पे। पढ़ते हैं, देखो गलित NaCl का विद्युत अपघटन, कैथोड पर सोडियम प्लस अपचयित होकर सोडियम धातु बनाता है। एनोड पर देखो आ गया बेटा, किस पे, एनोड पर Cl माइनस, एनोड पर Cl माइनस ऑक्सीकृत होकर Cl2 गैस बनाता है। एनोड पर Cl माइनस ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, Cl2 गैस बनाता है। तो देखो एनोड पर Cl माइनस ऑक्सीकृत होकर Cl2 गैस बनाता है। अभी अपन डिस्कस करते हैं, सोडियम प्लस को पूछा कि Na प्लस बता कहाँ जाएगा। सोडियम प्लस को पूछा Na प्लस बता कहाँ जाएगा। इसने कहा सर मेरे ऊपर पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव पे जाऊंगा। मैंने कहा नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन है, इसने कहा सर कैथोड है। मैंने कहा चल जा। तो सोडियम प्लस गया कैथोड पर, कैथोड पे क्या होता है बेटा, अपचयन होता है। और ये सारा काम विद्युत धारा की उपस्थिति में हो रहा है, ये सारा काम विद्युत धारा की उपस्थिति के अंदर हो रहा है। तो ये जो सोडियम प्लस है, क्योंकि अपचयन होगा कैथोड पे, तो सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम सॉलिड में चला जाता है। तो देख लो NaCl का विद्युत अपघटन, कैथोड पर सोडियम प्लस अपचयित होकर सोडियम धातु बनाता है। ठीक है, एनोड पर Cl माइनस ऑक्सीकृत होकर, एनोड पर Cl माइनस ऑक्सीकृत होकर क्लोरीन गैस बनाती है। ये बात अपने क्लियर होनी चाहिए। आगे सुनो, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, तो बेटा फैराडे ने विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए थे, जिसको अपन बोलते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। क्या बोला था फैराडे जी ने, सुनो ध्यान से। फैराडे का प्रथम नियम कहता है किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित अथवा मुक्त, किसी इलेक्ट्रोड पर बेटा निक्षेपित अथवा मुक्त होने वाले पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, उस इलेक्ट्रोड से प्रवाहित कुल विद्युत आवेश के अनुक्रमानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती होता है।
कहने का मतलब देखो, स्मॉल m बोलो चाहे स्मॉल w बोलो, बात एक ही है, ये अपने इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश की क्या होती है बेटा, समानुपाती होती है, W समानुपाती Q। अब आपको पता है जब जब जिंदगी में समानुपाती हटता है तब तब कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा W बराबर ZQ, W बराबर ZQ। अब आप लोग जानते हो I बराबर क्या होता है, करंट क्या होती है बेटा, I बराबर होता है Q/T। I बराबर क्या होती है, Q/T। तो Q बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, I × T लिख सकता हूँ। तो मैंने बेटा Q की जगह क्या लिख दिया, I × T। तो फॉर्मूला बन गया W = ZIT। अब अपन लोग जानते हैं Z जो होता है वो होता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z क्या होता है बेटा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। W क्या है, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। I क्या है, करंट। T क्या है, समय। अब Z जो होता है ना बेटा, उसकी जगह अपन रखते हैं, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की जगह अपन रखते हैं E/96500, E/96500 मल्टीप्लाई बाई IT। तो W बराबर E/96500 इंटू IT। E क्या है बेटा अपना, E है अपना तुल्यांकी बार। E क्या होता है बेटा, तुल्यांकी बार। तुल्यांकी बार का अगर मैं सूत्र की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए मोलर द्रव्यमान बटा n फैक्टर। तुल्यांकी बार का सूत्र होता है बेटा मोलर मास, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं मोलर द्रव्यमान अपॉन n फैक्टर। मोलर मास मोलर द्रव्यमान बटा n फैक्टर। तो देखो मैं E की जगह क्या लिख सकता हूँ, E की जगह लिख सकता हूँ मोलर मास अपॉन n फैक्टर गुणा 96500 मल्टीप्लाई बाई ऊपर IT आ गया अपने, ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया जो कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से संबंधित है। और इस फॉर्मूले पे यहाँ पे मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं, देखो सिंपल सी बात, W समानुपाती Q, समानुपाती हटा है W बराबर ZQ, Q की जगह मैंने क्या रखा IT, तो फॉर्मूला आ गया W बराबर ZIT। Z की जगह मैंने रखा E/96500, फिर मैंने E की जगह क्या रखा mm/n फैक्टर। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है एक के बाद एक कनेक्ट होता जाएगा। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आ रखे हैं, तो ये आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है बच्चों। आगे सुनो तो देखो, किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित अथवा मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान, किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित अथवा मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान मास उस इलेक्ट्रोड से प्रवाहित कुल विद्युत आवेश के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। W या M समानुपाती Q, M बराबर ZQ, जो कि मैंने भी लिख दिया था W बराबर ZQ, Q की जगह मैंने लिख दिया IT, तो W बराबर ZIT। आगे देखो क्या लिखा है यहाँ, Z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। Q क्या है बेटा, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। I अपने क्या है, विद्युत धारा, ठीक है। करंट जो किस में नापते हैं अपन, एम्पियर में। T क्या है, समय, समय किस में नापते हैं, सेकंड में। इन सबके ऐसा ही मात्रक ले रखे हैं अपन ने, ठीक है। समय किस में ले लिया अपन ने, सेकंड में। करंट किस में ले लिया अपन ने, एम्पियर में। आवेश किस में ले लिया, कूलाम में। अब अपन डिस्कस करते हैं फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का दूसरा नियम डिस्कस करते हैं बेटा, सुनना ध्यान से। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, तो सुनो, फैराडे का द्वितीय नियम, जब समान मात्रा में आवेश, जब समान मात्रा में आवेश अलग अलग वैद्युत अपघट्यों से प्रवाहित हो, जब समान मात्रा में आवेश अलग अलग वैद्युत अपघट्यों से प्रभावित हो, या करंट जो है वो अलग अलग वैद्युत अपघट्यों से प्रभावित हो, तो निक्षेपित पदार्थों के द्रव्यमान, निक्षेपित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे W समानुपाती होता है बेटा E। यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समान होती है, समानुपाती होती है। और पिछले वाले में फैराडे के प्रथम नियम ने अपन ने पढ़ा था, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। वहां पे W समानुपाती Q था, वहां क्या था बेटा, W समानुपाती Q, यहाँ पे W समानुपाती E, ठीक है। तो निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकी भारों के इक्विवेलेंट वेट के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। अब देखो क्या यहाँ से मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, देखो W1/E1 बराबर W2/E2। जैसे मैंने मान लो रेशियो ले लिया W समानुपाती E, तो यहाँ से अपन बोलेंगे W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे W1/W2। देखो मैंने W2 को W1 के नीचे भेज दिया और E1 को E2 के ऊपर भेज दिया, E1 को E2 के ऊपर भेज दिया। तो ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो, दोनों एक ही है। तो M1/E1 बराबर M2/E2। यहाँ पे M और W एक ही है बेटा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, जैसे अपन ने दो वैद्युत अपघट्य ले रखे हैं ना, दो वैद्युत अपघट्य विलयन ले रखे हैं। तो पहले वैद्युत अपघट्य विलयन, पहले वैद्युत अपघट्य विलयन पे इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित मात्रा बटा उसका तुल्यांकी भार। दूसरा वैद्युत अपघट्य, जो दूसरा वैद्युत अपघट्य विलयन है, उसके इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा बटा उसका तुल्यांकी भार। तो M1/E1 बराबर M2/E2। आगे एक फैराडे, जिसको अपन 1F से लिखते हैं, क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश,
1 फैराडे किसके बराबर होता है बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है 96,500 कूलाम पर मोल लगभग, ये अप्रोक्स है ना, ये अप्रोक्स अपन ने ले रखा है 96,500 कूलाम। तो 1 फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं, 1 फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। आगे सुनते जाओ बेटा, आगे सुनो आगे। वैद्युत अपघटन के उत्पाद प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत अपघटन के उत्पाद, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा वैद्युत अपघटन के उत्पाद प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वैद्युत अपघटन के उत्पाद, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति किस किस पर निर्भर करता है, नंबर 1 वैद्युत अपघट्य की प्रकृति कैसी है, और सेकंड इलेक्ट्रोड कैसा है, अक्रिय है या सक्रिय है, इस पर भी निर्भर करता है। इलेक्ट्रोलिसिस में आपको डिटेल में भी अगर पढ़ाऊंगा, अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस समझ नहीं आता है, मान लो कोई प्रॉब्लम होती है कहीं पे भी, आपने पहले कभी पढ़ रखा हो इलेक्ट्रोलिसिस, आपको टफ लगता है, तो कमेंट में मेरे को बस एक बार बता देना कि सर इलेक्ट्रोलिसिस को डिटेल में आप समझा दो, तो मैं इलेक्ट्रोलिसिस को पर्टिकुलर डिटेल में आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो वो आपको बताना पड़ेगा, जैसे मान लो किसी को इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट समझना है कि सर कैसे आइडेंटिफाई करें कि इलेक्ट्रोलिसिस में कब कौन सा प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो अगर इसको आपको डिटेल में देखना तब भी आप नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो वैद्युत अपघटन के उत्पाद किस किस पर निर्भर करते हैं, सुनो जल्दी जल्दी। एक तो वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोड कैसा है, अक्रिय है, जैसे अक्रिय इलेक्ट्रोड की बात करूं तो प्लेटिनम जो है बेटा एक अक्रिय इलेक्ट्रोड है, और सक्रिय कॉपर वगैरह की बात करूं, ठीक है ना, एक्टिव मेटल्स का अगर वही है सक्रिय इलेक्ट्रोड पर भी निर्भर करते हैं। आगे गलित वैद्युत अपघट्यों में, गलित वैद्युत अपघट्यों का मतलब है वहां पर जल नहीं है, ठीक है, गलित वैद्युत अपघट्य का मतलब है वहां पे जल नहीं है। तो गलित वैद्युत अपघट्यों में केवल उपस्थित धनायन तथा ऋणायन ही मुक्त हो सकते हैं, गलित वैद्युत अपघट्यों में केवल उपस्थित धनायन तथा ऋणायन ही मुक्त हो सकते हैं, जैसे गलित NaCl। अब एक बात बताओ, क्या गलित NaCl में मैंने वाटर के बारे में डिस्कस किया कि वाटर कहीं पे जाएगा क्या ऑक्सीकरण या अपचयन करने, मैंने डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं गलित NaCl का मतलब है, गलित NaCl का मतलब है यहाँ पे Na+ और Cl- के अलावा कोई आयन दूसरा है ही नहीं। गलित NaCl का बेटा मतलब है यहाँ पर Na+ और Cl- के अलावा कोई तीसरा आयन उपस्थित नहीं है, सिर्फ एक धनायन है वो सोडियम प्लस, सिर्फ एक ऋणायन है वो है Cl-। तो कैथोड में बेटा सोडियम और एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है, सिंपल सी बात है, ठीक है, कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है। आगे अपन डिस्कस करते हैं बेटा, सुनो जलीय वैद्युत अपघट्यों में, जलीय वैद्युत अपघट्यों में जल के H+ और OH- आयन भी मुक्त होने की, जलीय अगर अपन ने विलयन ले लिया बेटा, सुनो जलीय वैद्युत अपघट्यों में जल के H+ और OH- आयन में मुक्त होने पर प्रतिस्पर्धा में होते हैं, इसीलिए उत्पाद निर्वहन विभव डिस्चार्ज पोटेंशियल पर निर्भर करता है। एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा डिस्चार्ज पोटेंशियल, सिंपल से एक बात समझो कि एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अगर मैंने जलीय NaCl ले लिया है ना, सुनना बेटा ध्यान से, अगर मैंने क्या ले लिया जलीय NaCl, ये अपनी बैटरी, ये अपने 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव अपना एनोड, नेगेटिव अपना कैथोड। अब यहाँ पे अगर मैंने बेटा जलीय NaCl ले लिया तो देखो क्या है, Na+ है, Cl- है, साथ में H2O है, ठीक है, साथ में कौन है बेटा H2O है, H+ OH- कह सकता हूँ मैं, H+ OH- आयन भी होंगे, जल है मतलब H+ OH- है। तो क्या यहाँ पर आयनों के मध्य प्रतिस्पर्धा होगी, तो आप कहोगे हाँ सर अब तो आयनों के मध्य प्रतिस्पर्धा होगी ना। मैंने कहा कि एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव कौन जाएगा, तो ये Cl- कहता है मैं भी जाऊंगा, OH- कहता है मैं भी जाऊंगा, हम दोनों तैयार है जाने के लिए। अब फिर मैंने इनको बोला बेटा आप में से जो पहले पहुंचेगा ना, आप में से जो पहले पहुंचेगा एनोड पे उसी का ऑक्सीकरण होगा। और अगर Na+ और H+ दोनों है, ये दोनों कहेंगे सर हम कैथोड पे जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर क्या है पॉजिटिव है, हम कैथोड पे जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा अगर ये बोलेंगे हम कैथोड पे जाना चाहते हैं तो सिंपल बात है, मैं कहूँगा दोनों में से जा तो एक ही सकता है। तो इस बार क्या होने वाला है, आयनों के मध्य प्रतिस्पर्धा होने वाली है। तो ये किस पर निर्भर करेगा, निर्वहन विभव है ना, डिस्चार्ज पोटेंशियल पर निर्भर करता है। उत्पाद किस पर निर्भर करता है बेटा, डिस्चार्ज पोटेंशियल पर निर्भर करता है। सक्रिय इलेक्ट्रोड जैसे कॉपर, अभी मैंने आपको बताया सक्रिय इलेक्ट्रोड, सुनना बेटा ध्यान से, सक्रिय इलेक्ट्रोड जैसे कॉपर स्वयं अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, जैसे वैद्युतीय लेपन, इलेक्ट्रोलिपिंग, परिष्करण, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो 2 प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें सक्रिय इलेक्ट्रोड स्वयं भी अभिक्रिया में भाग ले सकता है। सक्रिय इलेक्ट्रोड जैसे कॉपर स्वयं अभिक्रिया में भाग ले सकता हो। कौन सी 2 अभिक्रियाएं हैं, तो एक है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एक है अपना इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये दोनों मेथड भी अपन डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में बताना मेरे को कि इन दोनों मेथड को भी डिस्कस कर दूंगा डिटेल में। आगे सुनो उदाहरण, तनु H2SO4 का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से
तनु H2SO4 का, अपन ने देखो तनु H2SO4 लिया, तनु मतलब वहाँ पे पानी भी उपस्थित होगा, सिंपल बात है बेटा, तनु H2SO4 है मतलब वहाँ पर पानी भी होगा, तो तनु H2SO4 का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से विद्युत अपघटन करने पर, अब मेरे को कमेंट में बताओ आप प्लेटिनम कैसा इलेक्ट्रोड है, कमेंट करके बताओ प्लेटिनम कैसा इलेक्ट्रोड है, सक्रिय इलेक्ट्रोड है या अक्रिय इलेक्ट्रोड है, कमेंट करके जल्दी से आंसर करो, प्लेटिनम कैसा इलेक्ट्रोड है, सक्रिय या अक्रिय, अभी अभी मैंने पहले आपको बताया था। तो तनु H2SO4 का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर कौन सी गैस बनती है बेटा, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। और यहाँ पे विद्युत अपघटन किसका हुआ, एक तरीके से यहाँ पर जल का विद्युत अपघटन हुआ है बेटा, यहाँ पर विद्युत अपघटन किसका हुआ, जल का हुआ है, यहाँ पे विद्युत अपघटन बेटा जल का हुआ है। तो तनु H2SO4 का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस बनती है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है, और कुल मिला के यहाँ पे विद्युत अपघटन किसका होता है, जल का विद्युत अपघटन होता है। और यहाँ पर जो विद्युत अपघटन हो रहा है वो डिस्चार्ज पोटेंशियल निर्वहन विभव पर निर्भर करेगा, निर्वहन विभव के आधार पर, डिस्चार्ज पोटेंशियल के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या उत्पाद बनेगा, जो कि मैंने आपको बता रखा है। अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तनु H2SO4 का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन करने पर कौन कौन से उत्पाद बनेंगे, तो आपको लिखना है एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जबकि कैथोड पर क्लोरीन गैस, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। आगे डिस्कस करते हैं बेटा अपन बैटरीज, आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, किसको डिस्कस कर रहे हैं, बैटरी डिस्कस करते हैं, बैटरीज, ठीक है। तो बैटरी एक या एक से अधिक, बैटरी क्या होती है बेटा, एक या एक से अधिक गैल्वेनी सेल का संयोजन है। तो बैटरी एक या एक से अधिक गैल्वेनी सेल का संयोजन है जिसे व्यावहारिक पोर्टेबल ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। बैटरियां मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित है, अपन बैटरियों को दो श्रेणियों में पढ़ते हैं, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी जिसको कि अपन चार्ज बेटा समाप्त होने के बाद बैटरी को त्यागना पड़ता है, जिसको अपन चार्ज नहीं कर सकते, और द्वितीयक बैटरी को अपन चार्ज कर सकते हैं। इसमें से सेकेंडरी बैटरी क्या होती है बेटा, रिचार्जेबल होती है, अपन उसको रिचार्ज कर सकते हैं, जबकि प्राथमिक बैटरी को अपन रिचार्ज नहीं कर सकते। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक बैटरी, प्राइमरी बैटरीज। प्राथमिक बैटरियां देखो सुनना बेटा, प्राथमिक बैटरियां एक बार उपयोग होने के बाद पुनः आवश्यक रिचार्ज नहीं की जा सकती। एक बार अगर डिस्चार्ज हो गई तो उसको अपन वापस से चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। अभिक्रिया केवल एक बार होती है और समाप्त होने के बाद बैटरी को त्यागना पड़ता है, और समाप्त होने के बाद बैटरी को त्यागना पड़ता है, समाप्त होने के बाद बेटा बैटरी को त्यागना पड़ता है। आगे देखो शुष्क सेल। प्राथमिक बैटरियों का अपन एक एग्जांपल डिस्कस करें, शुष्क सेल जिसको अपन बोलते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल का बेटा एक और नाम है लैक्लांश सेल। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है प्राथमिक सेल का उदाहरण बताइए, तो आपको क्या लिखना है, शुष्क सेल जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई सेल अथवा लैक्लांश सेल। क्या बोल देते हैं, लैक्लांश सेल। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एनोड क्या होता है, तो देखो बेटा एनोड पे होता है जिंक का पात्र। जिंक जो कंटेनर होता है वो किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह। कैथोड की तरह कौन काम में आता है, कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है बेटा। कार्बन ग्रेफाइट की छड़ जो MnO2 तथा कार्बन के लेप से गिरी होती है वो किसकी तरह कार्य करती है, कैथोड। कैथोड की तरह कौन कार्य करता है बेटा, कार्बन ब्रैकेट के अंदर ग्रेफाइट लिखा है, छड़ जो MnO2 तथा कार्बन के लेप से गिरी होती है, MnO2 और कार्बन के लेप से गिरी होती है। अब यहाँ पे विद्युत अपघट्य कौन होगा, विद्युत अपघट्य होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड तथा ZnCl2, ठीक है। ये यहाँ पे विद्युत अपघट्य होते हैं, और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका EMF, इस सेल का EMF कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट, लगभग बेटा 1.5 वोल्ट इसका क्या होता है, EMF होता है। इतना ये वोल्टेज देती है 1.5 वोल्ट का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, कितना वोल्टेज दे रही है, एनोड कैथोड कौन है, प्राथमिक या द्वितीयक है। तो प्राथमिक का एग्जांपल ड्राई सेल जिसको अपन बोलते हैं लैक्लांश सेल, एनोड जिंक का पात्र, ठीक है, और कैथोड अपना कार्बन ग्रेफाइट छड़ जो MnO2 तथा कार्बन के लेप से गिरी होती है, और इलेक्ट्रोलाइट अपना अमोनियम क्लोराइड और साथ में ZnCl2 का लेप, और EMF हो गया अपना 1.5 वोल्ट। अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं बेटा मरकरी सेल, ठीक है। मर्क्यूरी सेल में एनोड की बात करते हैं तो जिंक अमलगम, ठीक है बेटा, जिंक अमलगम मिश्र धातु, जिंक अमलगम मिश्र धातु यहाँ पे एनोड होता है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया, देखो बेटा सुनो ध्यान से, Hg जब तक अकेला है तब तक अपन उसको मरकरी बोलते हैं। Hg जब तक अकेला है तब तक अपन उसको मरकरी बोलते हैं, पर अगर वो किसी धातु के साथ कनेक्टेड है, जैसे Zn के साथ, सुनना बेटा ध्यान से, यदि मरकरी जिंक के साथ जुड़ी है तो उसको अपन है ना मरकरी ना बोल के क्या बोल देते हैं, जिंक अमलगम। आपने सुना भी होगा NaHg सोडियम अमलगम, NaHg
सोडियम अमलगम, ZnHg जिंक अमलगम। तो इसका मतलब जो मरकरी अकेली हो, जब Hg अकेला होता है तो उसको अपन क्या बुलाते हैं, मरकरी बुलाते हैं, पारा बुलाते हैं। और जब वो किसी के साथ कनेक्टेड होता है तो उसको अपन अमलगम बुलाते हैं, अगर वो धातु के साथ मिश्र धातु बना रहा है। देखो जिंक और Hg दोनों क्या है, धातुएं हैं, और धातुओं के मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। तो इसको अपन बोलेंगे जिंक अमलगम। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे, जिंक अमलगम। तो मरकरी सेल की बात करते हैं, एनोड किसका होता है बेटा, जिंक अमलगम मिश्र धातु का होता है, जिंक अमलगम मिश्र धातु। और कैथोड अपना HgO, ठीक है, कैथोड अपना HgO तथा कार्बन का लेप, वही HgO तथा कार्बन का लेप। और वैद्युत अपघट्य की बात करते हैं तो यहाँ पे वैद्युत अपघट्य होता है KOH और ZNO लेप, KOH और ZNO लेप। ठीक है, वैद्युत अपघट्य कौन होता है, KOH और ZNO का लेप होता है। निर्वहन डिस्चार्ज, जब ये डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज के दौरान EMF क्या रहता है बेटा, स्थिर रहता है 1.35 वोल्ट। तो डिस्चार्ज के दौरान बेटा इसका जो EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो कैसा होता है, स्थिर होता है, 1.35 वोल्ट रहता है। इसलिए ये घड़ियों और लाइट मीटर में प्रयुक्त होते हैं। तो ये घड़ियों और लाइट मीटर में प्रयुक्त होते हैं। कई बार पूछ रखा है घड़ियों में कौन सा सेल काम में लिया जाता है, तो घड़ियों में बेटा मरकरी सेल काम में लिया जाता है। डिस्चार्ज के दौरान इनका EMF स्थिर रहता है, 1.35 रहता है, इसीलिए ये घड़ियों और लाइट मीटर में प्रयुक्त होती है। अब हमें डिस्कस करें द्वितीयक बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। तो द्वितीयक बैटरी सुनना बेटा ध्यान से, द्वितीयक बैटरी क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, द्वितीयक बैटरियों को पुनः आवेशित किया जा सकता है। अपन सेकेंडरी बैटरीज को क्या कर सकते हैं बेटा, चार्ज कर सकते हैं। इसके विपरीत प्राथमिक बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता। तो द्वितीयक बैटरी को अपन चार्ज कर सकते हैं, पहली बात। आगे, बाहरी धारा प्रवाहित करने पर विपरीत अभिक्रिया द्वारा, देखो सुनना, बाहरी धारा प्रवाहित करने पर विपरीत अभिक्रिया के द्वारा, मतलब वैद्युत अपघटन द्वारा मूल अभिकारक पुनः बन जाते हैं, मूल अभिकारक पुनः बन जाते हैं। मतलब अपन इनको चार्ज करके फिर से काम में ले सकते हैं। तो रीयूज इनको अपन कर सकते हैं, सेकेंडरी बैटरी को, प्राइमरी को अपन यूज नहीं कर सकते। आगे इसका एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं, लेड संचायक बैटरी, जिसको अपन बोलते हैं सीसा संचायक सेल। कभी आपने सुना हो मान लो, तो द्वितीयक बैटरी के एग्जांपल पे आ चुके हैं अपन। द्वितीयक बैटरी का बेटा एग्जांपल है लेड संचायक बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको अपन और क्या बोल देते हैं, कार बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको अपन बोल देते हैं कार बैटरी। तो देखो यहाँ पे एनोड कैसा होता है, स्पंजी लेड, ठीक है ना। एनोड किसका होता है बेटा, स्पंजी लेड, PB का होता है। आगे कैथोड की बात करते हैं, तो कैथोड पे होता है PbO2 की परत चढ़ा। कैथोड क्या होता है, PbO2 की परत चढ़ा लेड। और वैद्युत अपघट्य अपन काम में लेते हैं यहाँ पे तनु H2SO4। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, लेड संचायक बैटरी में वैद्युत अपघट्य कौन काम में लेते हैं, तनु H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल अपन काम में लेते हैं। आगे जब ये डिस्चार्ज होता है, निर्वहन के दौरान दोनों इलेक्ट्रोड पर PbSO4 बनता है। निर्वहन के दौरान दोनों इलेक्ट्रोड पर कौन बन रहा है, PbSO4 बन रहा है। और इसका EMF कितना होता है, 2 वोल्ट प्रति सेल। इसका EMF होता है 2 वोल्ट प्रति सेल। तो 6 सेल अगर श्रेणी क्रम में है, देखो एक बना रहा है 2, एक कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है, 2 वोल्ट का। और 6 सेल अगर श्रेणी क्रम में लगे तो कितने का जनरेट करेंगे, 12 वोल्ट की बैटरी। तो यहाँ पे 12 वोल्टेज बैटरी से अपने को प्राप्त होते हैं। आगे इसका अनदर एग्जांपल निकल कैडमियम, जिस NiCd, निकल कैडमियम सेल, NiCd सेल, लेड संचायक बैटरी से। देखो निकल कैडमियम सेल, ऊपर वाली जो लेड संचायक बैटरी उससे बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा, महंगी होती है, परंतु लंबी आयु देती है। ये उससे ज्यादा आयु देती है, मतलब ज्यादा चलती है कुल मिला के। एनोड यहाँ पे कैडमियम का होगा और कैथोड धातु ग्रिड NiOOH, ठीक है, कैथोड धातु ग्रिड NiOOH होता है। अब मेरा एक और सवाल है आप लोगों से, कमेंट में आपको बताना है कि इस NiOOH में निकेल का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा। जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। देखूंगा मैं कौन कौन बच्चे इसका आंसर बता पाते हैं। जो बच्चे 11th क्लास में मेरे से पढ़ रखे हैं उनको पता होगा, अपन ने ऑक्सीकरण निकालना सीखा था। तो Ni का ऑक्सीकरण बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। NiOOH में निकेल का ऑक्सीकरण कितना होता है, तो कैथोड धातु ग्रिड पर NiOOH होता है। इतनी बातें दिमाग में रखनी है। लास्ट बेटा ईंधन सेल, फ्यूल सेल। अगर मैं बात करूं एग्जाम में आजकल फ्यूल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ रहा है, तो फ्यूल सेल आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या है बेटा, तो ईंधन सेल एक गैल्वेनी सेल है। पहली बात इंपॉर्टेंट, ईंधन सेल एक गैल्वेनी सेल है जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन, ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन कंबस्टन की ऊर्जा सीधे विद्युतीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो ईंधन सेल बेटा एक गैल्वेनी सेल है जिसमें ईंधन अपन क्या लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन CH4 ले लेते हैं, ठीक है, कि दहन कंबस्टन की ऊर्जा सीधे विद्युतीय ऊर्जा में बदल जाती है। इसके लिए ईंधन तथा ऑक्सीकारक की निरंतर आपूर्ति आवश्यक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपन चला सकते हैं, बस इसमें आपको बस जो काम रखना है, याद रखने वाली बात है वो यह है कि इसमें ईंधन
और जो ऑक्सीकारक है उसकी आपूर्ति निरंतर होनी चाहिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल जो कि सबसे फेमस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, जहाँ पे अपन H2 और O2 की हेल्प से क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल सबसे सामान्य उदाहरण है ईंधन सेल का। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का बेटा सबसे सामान्य उदाहरण है। इसको डिस्कस करते हैं बेटा, सुनना ध्यान से। एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो, तो देखो बेटा एनोड पे क्या अभिक्रिया हो रही है, तो एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनोड पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कितना है, यहाँ पे 0। H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कितना होता है, +1। तो देखो हाइड्रोजन 0 से किस में जा रहा है बेटा, +1 में जा रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा है। एक और बात आपको देखनी है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब भी क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस OH- के साथ मिलके, हाइड्रोजन गैस OH- के साथ मिलकर क्या बना लेती है बेटा, वाटर बनाती है और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालती है। इलेक्ट्रॉन के निकलने को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि को ऑक्सीकरण कहते हैं। आगे बात करते हैं कैथोड। कैथोड पे क्या होता है बेटा, अपचयन। कैथोड पे क्या होगा, अपचयन। तो कैथोड पे ऑक्सीजन गैस वाटर के कांटेक्ट में आके, कैथोड पर ऑक्सीजन गैस वाटर के कांटेक्ट में आके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है और क्या बना लेती है बेटा, OH- बना लेती है। अगर अपन ओवरऑल रिएक्शन लिखे, देखो अगर मैं बात करूं एनोड की रिएक्शन, देखो 2H2, ध्यान से सुनना बेटा, 2H2 प्लस अपना OH-, 4OH-, और इसने क्या बनाया, वाटर बनाया और 4 इलेक्ट्रॉन इसने अपने अंदर से निकाले। कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो किससे रिएक्ट करती है बेटा, H2O से रिएक्ट करके क्या बना लेती है, H2O से रिएक्ट करके, और इसने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसमें चेंज हो जाती है बेटा 4OH- में। अब अगर अपन बात करें कि ओवरऑल क्या हो रहा है, तो H2 और O2 मिलके क्या बनाएंगे बेटा, H2 और O2 गैस मिलके क्या बना रही है, H2 और O2 गैस मिलके 2H2 प्लस O2 गैस मिलके क्या बना लेगी बेटा, H2O लिक्विड बना लेगी। तो 2H2, इसको अगर अपने को बैलेंस करना हो तो ये बैलेंस हो चुकी है, 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन 2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से अपन क्या बना देते हैं बेटा, यहाँ पे वाटर बना लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सहायता से अपन यहाँ पे वाटर बनाते हैं, जो कि ईंधन सेल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन का अंक, ऑक्सीकरण अंक कितना है बेटा, 0, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक है -2। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। और यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में आके क्या बनाती है बेटा, वाटर बनाती है। इस रिएक्शन को देखो यहाँ पे अपन बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 4H2 है, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये वाली रिएक्शन आ जाएगी, 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। देखो सिंपल बात है, 4OH कैंसिल कर दी मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए। अब 2H2, ये 2H2, ठीक है ना, O2, अब यहाँ पे देखो 2H2O है, ये 2H2O इस 4H2 के उधर जाके इस 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, 2H2 बनेगा। सिंपल बात। आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य कौन होता है, सांद्र KOH अथवा NaOH। तो इंपॉर्टेंट बात है, वैद्युत अपघट्य कौन होता है, सांद्र KOH अथवा NaOH। लाभ, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। देखो इसके इंपॉर्टेंस भी पूछ लेते हैं कि फ्यूल सेल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसकी एफिशिएंसी, दक्षता बहुत उच्च होती है, हाई एफिशिएंसी होती है। अगली बात, प्रदूषण रहित है, कोई भी ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, प्रदूषण रहित होता है। उत्पाद केवल इसमें जल है, और जब तक ईंधन की आपूर्ति चालू रहे तब तक निरंतर विद्युत प्रदान करता है। तो जब तक अपन इसको ईंधन की सप्लाई देते रहेंगे, जब तक अपन इसमें ईंधन डालते रहेंगे, ये निरंतर अपने को विद्युत प्रदान करता रहेगा। तो दक्षता बहुत हाई है, प्रदूषण इसका कुछ है नहीं। और बात करें तो जब तक ईंधन की आपूर्ति चालू है तब तक ये निरंतर कार्य करता है। इसका उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष यानों में अपोलो मिशन में प्रयुक्त हुआ था। ध्यान रखना बेटा, इस पर क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, CBSE के अंदर या RBSE में किसी में पूछा था, जहां पे बोला था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल काम में लिया गया था, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, H2O2 फ्यूल सेल, H2O2 ईंधन सेल अपोलो स्पेस प्रोग्राम में काम मिल गया था। इस चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक 5-7 मिनट का और खेले, जल्दी से सुनते जाओ। संक्षारण, जिसको कि हम बोलते हैं बेटा कोरोजन। तो धातुओं का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ध्यान से सुनना बच्चों, धातुओं का ऑक्सीकरण, ठीक है बेटा, धातुओं का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। तो संक्षारण क्या है, तो संक्षारण एक प्राकृतिक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। संक्षारण एक प्राकृतिक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि संक्षारण अपने आप होता, अपन नहीं करवाते। जैसे अगर आपने आयरन की एक छड़ है, लोहे की कोई छड़ है, उसको आपने बाहर रख दिया, अब वो नमी के संपर्क में आ रही है, ऑक्सीजन CO2 इन गैसेस के संपर्क में आ रही है, वातावरणीय कारकों के संपर्क में आ रही है, तो धीरे धीरे अपघटित होने लगती है।
अर्थात धातु का ऑक्सीकरण होता है। ये प्रक्रिया बेटा संक्षारण कहलाती है। तो संक्षारण एक प्राकृतिक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें धातु अपनी सतह पर धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट जैसे यौगिक बनाता है, ठीक है, अपनी सतह पर धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट जैसे यौगिक बनाती है, जैसे लोहे का जंग लगना, जिसको केवल बोलते हैं रस्टिंग। कोरोजन संक्षारण का सबसे फेमस एग्जांपल है लोहे पर जंग लगना। संक्षारण एक वैद्युत रासायनिक परिघटना है जिसमें धातु की सतह पर ही सूक्ष्म गैल्वेनी सेल बन जाते हैं। देखो, वैद्युत रासायनिक परिघटना है जिसमें धातु की सतह पर ही सूक्ष्म गैल्वेनी सेल, छोटे छोटे बेटा गैल्वेनी सेल बन जाते हैं। आगे सबसे पहले बात करते हैं एनोडिक क्षेत्र, जिसको अपन बोलते हैं एनोडिक एरिया। एनोडिक क्षेत्र जिसको अपन बोलते हैं बेटा एनोडिक एरिया, यहाँ धातु ऑक्सीकृत होती है। तो देखो एनोड पे अपने को पता ऑक्सीकरण होता है, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे 0 है और यहाँ पे +2 है। तो देखो आयरन 0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो Fe +2 में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, मतलब आयरन का क्या हो रहा है बेटा, लोहे का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण। लोहे का यहाँ पे होता है बेटा ऑक्सीकरण, Fe जाता है Fe +2 में, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। यहाँ धातु बेटा ऑक्सीकृत होती है और अपन जानते हैं एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कैथोडिक क्षेत्र की बात करते हैं, कैथोड पे क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन अपचयित होती है। देखो बेटा सुनना, यहाँ ऑक्सीजन अपचयित होती है, इलेक्ट्रॉन नमी की परत मॉइस्चर फिल्म के माध्यम से यह वहां प्रवाहित होते हैं। देखो रिएक्शन देखना एक बार, एनोड की बात कर रहे हैं सबसे पहले अपन, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एनोड की। तो एनोड पे क्या हो रहा है, आयरन जो है वो अपना ऑक्सीकरण कर रहा है, तो 2Fe सॉलिड 2Fe+2 में जाके 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, इसको अपन ने बैलेंस कर रखा है यहाँ पे। तो अपन ने पहले पढ़ा था Fe जब Fe+2 में जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो 2Fe जब 2Fe+2 में जाएगी तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगी, सिंपल बात। कैथोड पे ऑक्सीजन गैस, देखो सुनना, कैथोड पे ऑक्सीजन गैस H+ और इलेक्ट्रॉनों की सहायता से, H+ और इलेक्ट्रॉनों की सहायता से क्या बना लेती है, ये बनाती है अपना वाटर बनाती है। अब बात करें तो देखो ओवरऑल रिएक्शन अपन लिखेंगे तो Fe ऑक्सीजन 4H+ मिलके 2Fe+2 2H2 बनाती है। एक बार इसको देखना, देखो Fe जब Fe+2 में जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है। अब मैंने पूरी अभिक्रिया को 2 से गुणा कर दिया, 2 और इधर क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 2Fe जब 2Fe+2 में जाते हैं तो अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है बेटा, एनोड पे। अब अपन बात करते हैं कैथोड पे। तो कैथोड पे ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे बेटा ऑक्सीजन गैस 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आके क्या बना लेती है, 2H2O बना लेती है। क्या बनाती है, 2H2O। अब अपन ओवरऑल अभिक्रिया की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2Fe + O2 + 4H+, ये क्या बनाएंगे, तो देखो 2Fe + O2 + 4H+, ये बना लेंगे 2Fe+2 + 2H2O लिक्विड। अब आगे क्या होता है बेटा सुनना, ये जो Fe+2 है, Fe+2 आगे ऑक्सीकृत होकर Fe+3 बनाता है। इस Fe+2 का आगे ऑक्सीकरण हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं फेरस। Fe+2 को क्या बोलते हैं, फेरस। ये Fe+3 में जा रहा है, मतलब किस में चला जा रहा है, फेरिक में। तो फेरस किस में जाता है बेटा, फेरिक में। तो फेरस आगे ऑक्सीकृत होकर फेरिक बनाता है, Fe+3 बनाता है, जो जलयोजित होकर, जो जल से जुड़ के जलयोजित होकर हाइड्रेटेड होकर बनाती है बेटा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाती है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका कि फॉर्मूला होता है Fe2O3.X2, जिसको अपन बोलते हैं जंग का रस्ट का रासायनिक सूत्र। तो रस्ट का बेटा रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। X यहाँ पे अपने वाटर मॉलिक्यूल्स है जो वेरी करते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है वाटर का अमाउंट कितना है। तो Fe2O3.XH2O बनाती है, जिसको अपन जंग के रूप में जमा हो जाता है। तो Fe+2 आगे ऑक्सीकृत होकर Fe+3 बनाता है, जो जलयोजित होकर Fe2O3.X2O में के रूप में जमा हो जाता है। आगे संक्षारण रोकने को उपाय, कोरोजन प्रिवेंशन मेथड। संक्षारण को अपन कैसे रोक सकते हैं, नंबर 1 अवरोधक संरक्षण, ठीक है, बैरियर प्रोटेक्शन। इसमें अपन क्या करते हैं, लोहे के ऊपर कुछ ना कुछ लगा दो, बैरियर लगा दो। जैसे क्या कर सकते हैं अपन, रंग पेंट कर सकते हैं लोहे को, और करते भी आप लोगों ने देखा होगा, लोहे पे पेंट करते हैं उसको जंग से बचाने के लिए, तेल लगा देते हैं उस पर, ग्रीस लगा देते हैं। धातु की परत चढ़ाना, देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, धातु की परत चढ़ा देते हैं। और कौन सी धातु की परत चढ़े नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने को लोहे पर अगर परत चढ़ानी हो तो अपन ऐसी धातु की परत चढ़ाएंगे जिसकी क्रियाशीलता लोहे से ज़्यादा हो। जैसे अपन जिंक की परत चढ़ा देंगे। आपको ये बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद है या नहीं, आप ये भी कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है मेरे पास में, पर वो भी आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आप लोगों का इंटरेस्ट होगा। अगर आप में से किसी बच्चे को वैद्युत रासायनिक श्रेणी पे वीडियो चाहिए 15-20 मिनट का, तो मैं वो भी बना सकता हूँ। पर
बेटा ये क्विक ओवरव्यू, इसको आप है ना चैप्टर को बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से रिवाइज कर सकते हो। किसी भी टॉपिक में अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर हमको तो उसको और डिटेल में पढ़ना है, तो डिटेल वाले बच्चे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं पर्टिकुलर उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो रंग पेंट कर सकते हैं, तेल ग्रीस लगाना, धातु की परत चढ़ाना। तो ठीक है, गैल्वेनीकरण जिसको अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है बेटा? गैल्वेनीकरण कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो अपन लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और जिंक और लोहे में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है? तुमको पता होना चाहिए, जिंक की क्रियाशीलता लोहे से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होगी, देखो इधर, लेके, बारात, काना, मजे से आला, लेके बारात, काना, मजे से आला, मंजन, ठीक है ना, मंजन कर फेंक दे, मंजन कर फेंक दे। मंजन के बीच क्या चाहिए होता है? H2, तो यहाँ पे बीच में H2 आता है। अब देखो जिंक में और आयरन में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है? तो जिंक की क्रियाशीलता आयरन से ज्यादा है। तो पता है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बेटा कम होती है। तो सिंपल बात है, धातुओं की क्रियाशीलता कम होगी तो जिंक की क्रियाशीलता, देखो जिंक ऊपर आ रहा है, आयरन नीचे है, तो अपन जिंक की परत चढ़ा देते हैं। और जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण कहलाता है। आगे बलिदान संरक्षण, आगे सुनो बेटा, बलिदान संरक्षण, ठीक है। बलिदान संरक्षण क्या होता है बेटा? तो बलिदान संरक्षण भी काफी इजी है। इसमें क्या करते हैं? सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं अपन इसको। अधिक क्रियाशील धातु, ठीक है, अधिक क्रियाशील धातु जैसे जिंक या मैग्नीशियम, ठीक है, अधिक क्रियाशील धातु जैसे जिंक या मैग्नीशियम को जोड़ना जो स्वयं पहले संक्षारित हो जाए और मूल धातु को बचाए। देखो ठीक बेटा, उसी तरह जैसे कि आपने सुने होंगे कुछ लोग अपने साथ बॉडीगार्ड रखते हैं, जो जिनका काम क्या होता है? उस इंसान को प्रोटेक्ट करके रखना। या अगर मैं बात करूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके आसपास आपको बहुत सारे गार्ड दिखते हैं, बहुत सारे बॉडीगार्ड दिखते हैं, बहुत सारी प्रोटेक्शन दिखती है। उनका पता है क्या काम है? उनका काम है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी को कुछ भी नहीं होने देंगे, कोई भी समस्या आती है तो हम अपने ऊपर ले लेंगे। तो इसी को अपन बोल देते हैं बलिदानी संरक्षण। मतलब कि देखो सुनना बेटा, बलिदान संरक्षण क्या है? खुद देखो अपने आप को, मतलब दूसरे को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देना। कुछ लोग बेटा इसी प्रिंसिपल पे चलते भी हैं, पर उनको काफी समस्या भी होती है जिंदगी में। वो क्या करते हैं, जैसे किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद आगे आ जाते हैं कि कोई भी हमला हो तो हमारे ऊपर हो, कोई भी समस्या आए तो हमारे ऊपर आए, हम हमारे पीछे वाले को कुछ नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन के ऊपर अपन क्या लगा देते हैं? लोहे पे अपन लगा देते हैं जिंक या मैग्नीशियम। तो अपन जिंक या मैग्नीशियम की परत चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर। इससे क्या होगा, जिंक और मैग्नीशियम कहते हैं अगर पहले खत्म करना है, पहले संक्षारण करना है, पहले ऑक्सीकरण करना है, तो हमारा करो, हम आयरन को कुछ नहीं होने देंगे। तो जिंक और मैग्नीशियम को जोड़ना जो स्वयं पहले संक्षारित हो जाए और मूल धातु जो कि अपनी कौन है बेटा? आयरन, उसको बचाए रखते हैं। इसको अपन बोल देते हैं बलिदानी संरक्षण। आगे विद्युत और कैथोडिक संरक्षण, इलेक्ट्रिकल और कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है? धातु को कैथोड बनाकर विद्युत रासायनिक रूप से सुरक्षित रखना। धातु को कैथोड बनाकर, ठीक है, धातु को कैथोड बनाकर वैद्युत रासायनिक रूप से सुरक्षित रखना। धातु को क्या बना के बेटा? कैथोड बना के। अपन जानते भी एक सिंपल सी बात है बेटा, अगर अपन ने जिंक या मैग्नीशियम लगा दिया मान लो, और नीचे आयरन है, तो आपको पता है ऊपर वाला एलिमेंट विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपन पढ़ते हैं लिथियम से फ्लोरीन की तरफ। मैं जो पढ़ाता हूँ आपको, सबसे ऊपर आता है लिथियम और सबसे नीचे आता है फ्लोरीन। और अपन जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्रियाशीलता कम होती है, धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। और मैंने आपको बता भी रखा है, ऊपर वाली धातु किसकी तरह बिहेव करती है? एनोड की तरह। नीचे वाली धातु किसकी तरह बिहेव करती है? कैथोड की तरह। तो ऊपर वाली धातु एनोड की तरह, नीचे वाली धातु कैथोड की तरह बिहेव करती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर अपन क्या कर सकते हैं? विद्युत अथवा कैथोडिक संरक्षण, ठीक है, धातु को कैथोड बनाकर वैद्युत रासायनिक रूप से सुरक्षित रखना। अगला मिश्र धातु बनाना, जिसको हम बोलते हैं अलॉय, है ना, अलॉय फॉर्मेशन। मिश्र धातु क्या होती है बेटा? धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तो अलॉय वगैरह मिश्र धातु बना के, जैसे स्टेनलेस स्टील बनाकर संक्षारण प्रतिरोध बढ़ाना। आपने नोटिस भी किया होगा स्टील के बर्तनों में जंग नहीं लगता, और लगता भी बहुत रेयर ही देखा होगा आपने। वैसे तो स्टेनलेस स्टील है ना, उसमें उसको अपन संरक्षित कर सकते हैं। संरक्षण जैसे स्टेनलेस स्टील बनाकर संक्षारण प्रतिरोध बढ़ाना, तो उसको अपन क्या कर देते हैं? संक्षारण से प्रतिरोधी बना देते हैं। मतलब संक्षारण के उसके ऊपर बहुत कम प्रभाव होता भी है तो बहुत कम होता है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है बेटा, मिश्र धातु जो होती है, उस पर जो संक्षारण जो होती है, उसकी दर जो होती है, संक्षारण की दर जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो अपन स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बनाकर भी संक्षारण से धातु को बचा सकते हैं। बेटा अपना चैप्टर होता है एंड
और क्विक रिवीजन इंपॉर्टेंट फार्मूला देखो, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको सेल का ईएमएफ निकालना है, सुनना ध्यान से, अगर आपको सेल का ईएमएफ निकालना है तो फॉर्मूला है ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, देखो सुनना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये दोनों के दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एसआरपी की होनी चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचन विभव के मान होने चाहिए। यहाँ पे जो अपन ई नॉट सेल निकालते हैं, ठीक है, सेल ईएमएफ में अपन जो ई नॉट सेल निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये कैथोड और एनोड दोनों किसके मान होने चाहिए बेटा, एसआरपी के मान होने चाहिए। आगे नंस समीकरण की बात करते हैं तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस लॉग क्यू क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आगे चलते गिब्स ई नॉट सेल से कैसे निकालना है, मान लो अपने को क्या निकालना है, ई नॉट सेल से केसी, तो फॉर्मूला है log केसी बराबर एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। ठीक है, देखो वही बात है ना, अपन ने क्या किया, सिंपल सी एक बात है कि अगर मैं साम्यावस्था की बात करूँ तो साम्यावस्था पे ई सेल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। साम्यावस्था पे देखो इसी इक्वेशन से करते हैं, साम्यावस्था पे ई सेल कितना हो जाता है बेटा, साम्यावस्था पे ई सेल हो जाता है 0। तो ई नॉट सेल ये पूरी वैल्यू उधर जाके क्या बन जाएगी, माइनस बन जाएगी। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया ई नॉट सेल बराबर, ठीक है, प्लस का 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। ठीक है, साम्यावस्था पे क्यू जो होता है ना वो किसके बराबर हो जाता है, केसी के। अब मेरे को लॉग केसी निकालना है तो ई नॉट सेल को किससे गुणा कर दूंगा, ई नॉट सेल को एन से, जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, ई नॉट सेल को किससे गुणा कर दिया, एन से, और ये 0.0591 कहाँ आ जाएगा, 0.0591 आ जाएगा अपॉन में। तो ये अपन क्या कर सकते हैं बेटा, लॉग केसी का मान निकाल सकते हैं, एन गुणा ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। आगे बात करते हैं बेटा चालकता की। ठीक है, पहले गिब्स ऊर्जा की, गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला देखो ये होती है अपने गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, और डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन बराबर माइनस एन क्या है बेटा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ क्या है बेटा फैराडे, ई नॉट सेल क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। चालकता की बात करते हैं, कप्पा बराबर जी स्टार इंटू 1/r, अरे पढ़ा था ना, कप्पा बराबर जी इंटू जी स्टार, और जी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, जी की जगह मैं रख सकता हूँ 1/r इंटू जी स्टार। तो कप्पा का फॉर्मूला आ गया 1/r इंटू जी स्टार। मोलर चालकता की बात करते हैं, लैम्डा एम बराबर होता है बेटा कप्पा इंटू 1000 बटा सी। मोलर चालकता लैम्डा एम का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 बटा सी। आगे कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम अपन क्या कर रहे हैं, कोलराउस के नियम से अपन अनंत तनुता पे मोलर चालकता निकाल रहे हैं। तो अनंत तनुता की मोलर चालकता किसके बराबर होती है, v प्लस लैम्डा नॉट प्लस प्लस v माइनस लैम्डा नॉट माइनस। v प्लस और v माइनस क्या है बेटा, v प्लस धनायन की संख्या, v माइनस ऋणायन की संख्या, लैम्डा नॉट प्लस अनंत तनुता पे धनायन की मोलर चालकता, लैम्डा नॉट माइनस अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता। फैराडे का प्रथम नियम m बराबर ZIT। ठीक है, m बराबर ZIT, और z की जगह अपन क्या रख सकते हैं, z की जगह अपन रख सकते हैं e अपॉन 96500 मल्टीप्लाई बाई i इंटू टी, और e की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, e की जगह मैं रख सकता हूँ मोलर मास अपॉन n फैक्टर। e की जगह मैंने क्या रख दिया बेटा, मोलर मास अपॉन n फैक्टर इंटू 96500 i इंटू टी, i इंटू टी। फैराडे के द्वितीय नियम पे आते हैं तो m1 अपॉन E1 बराबर होता है m2 अपॉन E2। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, W1 अपॉन E1 बराबर W2 अपॉन E2। और आपको पता है W1 अपॉन E1 एक तरीके से क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटा तुल्यांक की बात क्या है, ग्राम में मात्रा बटा तुल्यांक, इसी को तो अपन क्या बोलते हैं ग्राम तुल्यांक। तो पहले विद्युत अपघट्य वाले विलयन का ग्राम तुल्यांक बराबर होता है दूसरा विद्युत अपघटन विलयन के ग्राम तुल्यांक के बराबर। और लास्ट बेटा एक फैराडे में कितने गुलाम होते हैं, तो एक फैराडे में 96,500 गुलाम पर मोल, एक फैराडे में 96,500 गुलाम पर मोल होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ चुके हैं बेटा। अब एक और बात आपको मैं बता देता हूँ, देखो आपको एक पूरा PDF चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक, व्हाट्सअप चैनल के लिंक, इंस्टाग्राम के लिंक सब मिल जाएगी। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे PDF अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको नहीं मिलता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8302898893। इन नंबर पे आप कांटेक्ट करो 8302898893। इस पर कुछ भी नहीं करना, आपको मैसेज करना है, आपका नाम लिखना है, आपकी क्लास का नाम लिखना है, आपका सब्जेक्ट लिखना है, और किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, किस चैप्टर के नोट्स चाहिए, उस चैप्टर का नाम भी आपको लिख देना है। तो आपको वहाँ पे
थोड़े दिन में समझ लो, या तो उसी दिन या अगले दिन, मतलब जैसे टीम को टाइम मिलेगा वैसे टीम इसी पे लगी रहती है। तो जो भी टेक्निकल टीम में बैठा इंसान है, आपको कोई भी वहाँ पे जो उस टाइम अवेलेबल रहेगा वो आपको नोट शेयर कर देगा। पर उसके लिए आपको क्या करना है, आपका नेम लिखना है, फिर आपको आपकी क्लास लिखनी पड़ेगी। एक और बात, आपको आपका मीडियम भी लिखना है कि आपका कौन सा मीडियम है, हिंदी या इंग्लिश। उसके अलावा आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको लिखना है चैप्टर, ठीक है, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है ना, किस चैप्टर के आपके नोट्स चाहिए, तो उस चैप्टर का नाम लिख देना है आपको, ठीक है ना। तो ये सारी बातें, नेम, क्लास, मीडियम कौन सा, हिंदी या इंग्लिश, सब्जेक्ट, चैप्टर, ये सब लिखने हैं, तो आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट वगैरह आता है। दूसरी बात है, कमेंट करके तो आप बता ही सकते हो आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए। इस चैप्टर में वैद्युत अपघटन वाला कोई टॉपिक है, मान लो वैद्युत अपघटन ही है, ठीक है, वैद्युत अपघटन के उत्पाद कैसे पता चलते हैं सर वो बता दो। न्यूमेरिकल को लेके मैं एक वीडियो जल्द लाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। उसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि लास्ट ईयर में मैंने बनाए थे, उसी में से क्वेश्चंस आए थे, उन वीडियो के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके उन वीडियो को देखो ताकि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाए। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। जब भी अगली क्लास में आऊँ, आपको वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आना है। अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ओके बच्चों, बाय।